नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक खूबसूरत बिंदु या खूबसूरत बिंदु ही नहीं, आज से या अब से इस कक्षा से आगे आने वाली 1, 2, 3 कक्षाओं में हम कुछ एक विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वास्तविकता यह भी होती है कि इन बिंदुओं को पढ़ाने के नाम पर 10 या 15 शब्दों में हम बांध दें तो एक विद्यार्थी का सोचना समीचीन हो जाता है और संकुचित दायरा बांध लेता है। उदाहरण समझना, मैं आपको आज कहूँ पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊँ, मैं आपको आज विलोम शब्द पढ़ाऊँ। मान लीजिए अब 1 घंटे में मैंने उदाहरण के लिए 20 आपको विलोम पढ़ा दिए। कितने पढ़ा दिए? 20। अब 20 विलोम पढ़ा दिए तो विद्यार्थी क्या सोचता है? यही पूरे हैं, यही पूरे हैं। लेकिन मैं पुनः कह देता हूँ, आपको जो यहाँ संख्या बताई जाए उसी पर हमें निर्भर नहीं रहना है। दोस्तों, बहुत कटु सत्य है, लेकिन कहते हुए संकोच हमें नहीं करना चाहिए कि जब बात आ जाती है, किस बात की, बिंदु का नाम बता रहा हूँ, अर्थ विचार। बात जब आ जाती है अर्थ विचार की, तो इस अर्थ विचार के नाम को सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले शब्द आता है कौन सा? विलोम। सबसे पहले कौन सा शब्द आता है? विलोम। उसके बाद आता है कौन सा? पर्यायवाची। कौन सा आता है दोस्तों? पर्यायवाची। तत्पश्चात आता है आपका युग्म शब्द। क्या आता है? युग्म शब्द या शब्द युग्म। इसको समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हो या श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। इसके बाद नाम आता है मस्तिष्क में अनेकार्थी है। इसके बाद शब्द आते हैं आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। मैं आपको पुनः कह देता हूँ, यह पूरे के पूरे बिंदु, इन संपूर्ण बिंदुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है। क्या? यह याद करने के बिंदु हैं। किसके बिंदु हैं दोस्तों? याद करने के बिंदु हैं। अभी यदि मैं कह देता कि इन बिंदुओं को पढ़ाया नहीं जाता है या पढ़ाया नहीं जाएगा, इनके आपको केवल PDF के फॉर्मेट में आपको ऐप में या लिंक में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उन नोट्स को अपनी सुविधा अनुसार, चाहो तो आप 10-10 प्रत्येक से रोज़ाना उठा लीजिए, चाहे तो 100 एक दिन में ही किसी एक के पढ़ लीजिए। यह विद्यार्थी की स्वयं की क्षमता पर निर्भर करता है कि वह इन बिंदुओं को किस तरीके से कवर करता है। लेकिन मैं आपको पुनः बता देता हूँ, अगर इन टॉपिकों को, मैं नहीं कह रहा कि ये पढ़ाए नहीं जाएंगे, पढ़ाए सब जाएंगे, उत्कर्ष चुना सब कुछ मिलेगा, पढ़ाए ये सारे बिंदु जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात जिसकी हम करने जा रहे हैं, तो अर्थ विचार के अंतर्गत जितने भी प्रकरण पढ़े जाते हैं, इस अर्थ विचार के अंतर्गत जितने भी प्रकरण पढ़ने के होते हैं, वास्तविकता बता रहा हूँ, यह विद्यार्थी के स्वयं के पढ़ने के होते हैं। किसके पढ़ने के होते हैं? स्वयं के पढ़ने के होते हैं। अगर आप इसमें यह समझो कि मैं 4 या 5 बिंदु पढ़कर, मैं 5 या 10 शब्द याद करके सर ने जो बोर्ड पर बता दिए उन्हीं के आधार पर पूरा समझूं इस बिंदु को, तो यह सोचना आपका सरासर अधूरा रहेगा, सफलता निश्चित नहीं हो पाएगी। दोस्तों, पुनः कह देता हूँ, अर्थ विचार के अंतर्गत जो बिंदु पढ़े जाते हैं उन बिंदुओं की संख्या ये, लेकिन शब्द भंडार बहुत विस्तृत है। क्योंकि अर्थ विचार के अंतर्गत हम किस चीज़ को पढ़ते हैं दोस्तों? हिंदी के शब्दकोश का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? हिंदी के शब्दकोश का अध्ययन करेंगे। और जब कभी भी शब्दकोश के अध्ययन की बात आती है, तो शब्दकोश कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। शब्दकोश उस महान ग्रंथ का नाम है जिस पर पूरी भाषा निर्भर करती है, जिस पर पूरी भाषा टिकी हुई होती है। तो आज हम इस अर्थ विचार के चलते ही कुछ बिंदुओं पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले चर्चा में जो बिंदु लेने वाले हैं वह कौन सा है दोस्तों? विलोम शब्द।
कौन से बिंदु की चर्चा शुरू कर रहे हैं? विलोम शब्द की चर्चा शुरू कर रहे हैं। अब यह विलोम शब्द क्या होता है? सबसे पहले हमें इस विलोम शब्द की परिभाषा और इससे संबंधित प्रश्नों के प्रकारों पर चर्चा कर लेनी होगी। बात करते हैं इसकी परिभाषा और प्रकार की। तो देखो, बिंदु का नाम है क्या? विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहा जाता है? सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा से मैं परिचित करा देता हूँ। बहुत बार हो जाता है एग्जाम में, जब परीक्षक वास्तव में, मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हो, पेपर बनाने वाला वास्तव में ये जानना चाहता है कि विद्यार्थी समझने और सीखने वाला है या केवल रटने वाला है। इनको अंतर करना यदि उसने सोच लिया तो परिभाषा में से भी स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं। विलोम शब्द क्या होता है? ध्यान दीजिए, किसी शब्द के ठीक विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। कुछ समझ में आया दोस्तों मैंने क्या कहा? किसी शब्द के ठीक विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले पद। माना उदाहरण के लिए समझिए, मैंने लिखा सुख। मैंने क्या लिखा? सुख। उदाहरण के लिए लिया, जैसे हमने क्या लिया? सुख। जैसे सुख। अब यह सुख विलोम शब्द नहीं है, यह मूल शब्द है। यह तो क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर मूल हो गया। यह तो क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। परिभाषा क्या कह रही है? विलोम शब्द की परिभाषा क्या कह रही है? इस परिभाषा को जानने की कोशिश करो। परिभाषा क्या कह रही है? कि किसी शब्द के ठीक विपरीत अर्थ बताने वाला। विपरीत का मतलब क्या होता है दोस्तों? उल्टा है। विपरीत का मतलब क्या लेंगे? उल्टा अर्थ बताने वाला या उल्टे अर्थ का बोध कराने वाला शब्द ही क्या कहलाएगा? विलोम कहलाएगा। उदाहरण पे जा रहे हैं, जैसे हमने लिखा शुक, तो यह तो स्वयं शब्द हो गया, यह तो मूल शब्द हो गया। यह तो क्या हो गया? मूल शब्द। लेकिन अब हम बात करें क्या कि इसके विलोम पद में हम किसे शामिल करेंगे? तो देखिए, इसके विलोम में मैं मान लीजिए लिख रहा हूँ क्या? दुख है। क्या लिख रहा हूँ? दुख। तो मूल शब्द हमारा क्या था? सुख। यह तो है मूल शब्द। विलोम शब्द की परिभाषा क्या कह रही थी? किसी शब्द के ठीक विपरीत, किसी शब्द के ठीक विपरीत अर्थ का बोध कराने वाला शब्द। तो जाहिर सी बात है यह क्या कहलाएगा? विलोम शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलोम शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? विलोम शब्द कहलाएगा। पुनः सुन लीजिए, किसी भी शब्द के ठीक विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। यह तो केवल परिभाषा की बात हुई। अब बात आ जाती है इसमें से प्रश्न कैसे पूछ लिया जाता है। सर इसमें से प्रश्न क्या परिभाषा देके पूछेगा? नहीं, वास्तविकता तो यह होती है कि जितने भी हम अर्थ विचार के इन बिंदुओं की बात करेंगे, इन संपूर्ण अर्थ विचार के बिंदुओं की हम बात करें तो सभी में विलोम पूछेगा तो शब्द दे करके उसका विलोम पूछेगा, पर्यायवाची पूछेगा तो शब्द दे करके उसके पर्याय पूछेगा, युग्म शब्द पूछेगा तो शब्द दे करके उसके युग्म शब्द पूछ लेगा, अगर अनेकार्थी शब्द पूछेगा तो शब्द दे करके उसके अनेकार्थी का पूछेगा, और यदि वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछेगा तो आपको वाक्यांश दिया जाएगा और उसके एक शब्द का आपको पहचान करवाई जाएगी। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न जो पूछा जाता है विलोम में, वह शब्द दे करके उसके विपरीत का बोध करवाया जाता है। लेकिन प्रश्न प्रकारों में जो महत्वपूर्ण बात समझने की है वह समझिए। देखो, हम बात करें किसके? विलोम के प्रश्न की। किसकी बात करें दोस्तों? विलोम के प्रश्न की। अभी उदाहरण पर चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले बिंदु का बेस क्या है वो जानो। विलोम की परिभाषा आपकी समझ में आ चुकी। परिभाषा के संदर्भ में आपने क्या कहा कि किसी भी मूल शब्द के ठीक विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले पदों को क्या कहते हैं? विलोम पद कहते हैं। मूल शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले पद क्या कहलाते हैं? विलोम कहलाते हैं। लेकिन यदि आपसे बात कर ली जाए कि प्रश्न कुछ किस प्रकार से होंगे, तो इसके प्रश्नों के देखो, सबसे पहली बात, प्रश्नों को हल करते समय महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण बातें जो इसके प्रश्नों के हल करते समय हमें याद रखनी है वो क्या क्या हैं। देखो, नंबर 1,
तत्सम का विलोम, तत्सम का विलोम शब्द सदैव तत्सम ही होगा। तत्सम का विलोम सदैव क्या होगा दोस्तों? तत्सम ही होगा। मेरे कहने का आशय यह है, यह समस्या आ जाती कि सर तत्सम क्या है? तत्सम होते हैं मूल भाषा के वे शब्द, मूल भाषा के वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। मूल भाषा के वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। मेरे कहने का आशय यहाँ मूल भाषा किससे है दोस्तों? संस्कृत से है। अर्थात ऐसा कोई शब्द जो संस्कृत का है और बिना किसी बदलाव के हूबहू हिंदी में लिखा गया। मतलब यह हुआ कि जैसा वह संस्कृत में लिखा बोला और पढ़ा जाता है, वह वैसा का वैसा ही हिंदी में भी लिखा बोला और पढ़ा जाने लगा। उसमें कोई विकार नहीं हुआ, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम। प्रश्न क्या है वो सुनो। तत्सम का विलोम शब्द भी सदैव क्या होगा? तत्सम ही होगा। तत्सम का विलोम शब्द भी क्या होगा? सदैव तत्सम ही होगा। कैसे? इसको समझो। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे प्रश्न क्या पूछा वो सुनना ध्यान से। प्रश्न पूछ लिया गया कि सुपुत्र का विलोम शब्द क्या है? सुपुत्र का विलोम शब्द क्या है? सुपुत्र का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न पे बहुत अच्छे से गौर करना। सुपुत्र का विलोम शब्द क्या है? विकल्प देखो क्या क्या लिखे गए। विकल्प हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। सुपुत्र के विलोम में सबसे पहले लिख दिया कपूत। सबसे पहले क्या लिख दिया? कपूत। दूसरा विकल्प हमें लिख दिया बुरा बेटा, बुरा बेटा। अगला विकल्प हमें लिख दिया क्या? कुपुत्र है। और अंतिम विकल्प लिख दिया क्या? सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प सही हैं। विद्यार्थी क्या सोचता है मैं उस तरीके से बता रहा हूं। विद्यार्थी सुपुत्र को पढ़ेगा। सुपुत्र यानी अच्छा बेटा। सुपुत्र का मतलब क्या होता है? अच्छा बेटा। हर किसी को पता होता है। तो विद्यार्थी क्या सोचता है? कपूत। कपूत यानी बुरा बेटा। यार हो तो सकता है, हो तो सकता है। पहला कुछ विद्यार्थी यहीं टिक कर देंगे, लेकिन जिसने थोड़ा सा और गौर से पढ़ने की कोशिश करी वो आगे जाएगा। सुपुत्र यानी अच्छा बेटा, तो विलोम क्या हो गया? बुरा बेटा। यह भी हो सकता है। बस दोस्तों, मस्तिष्क को विचलित करने के लिए चारों विकल्पों की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपके मस्तिष्क में दो विकल्प को लेकर के भी द्वंद्व उत्पन्न हो गया तो फिर मामला गंभीर हो जाता है। फिर आप सही विकल्प का चयन कर पाएं आवश्यक नहीं रह जाता। देखो कैसे, आपने सुपुत्र पढ़ा, आपके जहन में शब्द आ गया, हो सकता है सुपुत्र का मतलब तो है क्या? अच्छा बेटा। तो कपूत यानी बुरा बेटा है। आगे देखा आपने सुपुत्र यानी अच्छा बेटा, इसका विलोम बुरा बेटा। यह भी हो सकता है। द्वंद्व उत्पन्न हो गया। चलो आगे और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सुपुत्र, यहाँ पर कुपुत्र लिखा हुआ है। कुछ ने इसको भी टिक कर लिया। और जब मेरे जैसे ये पढ़ते हैं कि ये सभी तो एक जैसे ही हैं और अंतिम विकल्प ये भी दे दिया उपरोक्त सभी या उपयुक्त सभी या सभी विकल्प सही हैं। अरे भाई इसी का तो इंतज़ार था। ये सारे के सारे द्वंद्वों को समाप्ति तो कर रहा है ये। अरे भाई बुरा बेटा, कपूत, कुपुत्र, बात तो एक ही हो गई, बात तो एक ही हो गई। तो हम क्या करते हैं? इसको सही कर बैठते हैं। लेकिन यदि मेरे दोस्तों आपको यह बात याद है क्या कि तत्सम का विलोम शब्द सदैव तत्सम ही होगा। अब आप यहाँ पर गलती नहीं करोगे।
अब आप यहाँ पर गलती इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है सु संस्कृत का उपसर्ग है वी सु सम, संस्कृत के अंतिम में आता है ये। 18वें 19वें नंबर पर हम उपसर्ग पढ़ते हैं। तो सु उपसर्ग कौन सा है? मूल भाषा का है, संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। और जाहिर सी बात है संस्कृत भाषा के उपसर्ग से बना शब्द भी क्या हो जाएगा? संस्कृत का, मूल भाषा का, अर्थात तत्सम का। तो जवाब भी किस में होना चाहिए? तत्सम में। है सुपुत्र का विलोम अर्थ में यह भी, विलोम अर्थ में यह भी और विलोम अर्थ में यह भी, लेकिन आपको एक विलोम का चयन करना है दोस्तों। तो आंसर कौन सा होगा? कुपुत्र होगा। आंसर कौन सा होगा? कुपुत्र होगा, क्योंकि पुत्र का पुत्र, सु कु। समझ में आया या नहीं? कु यानी बुरा, पुत्र का मतलब बेटा, बुरा बेटा। आपको यहाँ अर्थ से कोई मतलब नहीं, आपको यहाँ तद्भव से कोई मतलब नहीं, आपको यहाँ सभी से कोई मतलब नहीं। आपके प्रश्न का जवाब क्या जाएगा कि यदि आपके प्रश्न में दिया गया शब्द तत्सम है तो जाहिर सी बात है उसका विलोम भी क्या होगा दोस्तों? उसका विलोम भी तत्सम ही होगा। गौर से देख लीजिए इस बात को। फिर हम चलते हैं अगली सावधानी वाक्य की बात पर। यह बात हम जान चुके हैं। अब सुनो, यह तो किससे संदर्भ में थी? तत्सम से। अगली महत्वपूर्ण बात, दूसरी और अंतिम महत्वपूर्ण बात विलोम शब्दों के संदर्भ में। क्या तद्भव का विलोम तद्भव होगा? तद्भव का विलोम क्या होगा? तद्भव होगा। कहने का आशय क्या है? कहने का आशय कुछ इस प्रकार से है कि यदि आपने तत्सम का विलोम शब्द तत्सम माना है तो जाहिर सी बात है तद्भव का विलोम भी क्या मानोगे? तद्भव मानोगे। जैसे प्रश्न आ जाता है, प्रश्न परीक्षा में कुछ इस प्रकार से दे दिया गया आपको, क्या कपूत का विलोम, या सीधे लिख दे कपूत विलोम, कपूत विलोम है, कपूत विलोम है। विकल्प सुनना, सुपुत्र का, अच्छे पुत्र का, अच्छे पुत्र का विलोम है, सुपुत्र का विलोम है, सपूत का विलोम है, या सभी का विलोम है। प्रश्न को ध्यान से समझना दोस्तों। कपूत विलोम है। कपूत किसका विलोम शब्द है? कपूत का मतलब क्या होता है? बुरा पुत्र, बुरा बेटा। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? सुपुत्र यानी अच्छा बेटा। सुपुत्र का मतलब क्या ले लिया आपने? अच्छा बेटा। सुपुत्र का मतलब क्या ले लिया? अच्छा बेटा, अच्छा बेटा है। आगे अच्छा पुत्र लिखा हुआ है ही, आगे अच्छा पुत्र लिखा हुआ है। हो सकता है विकल्प यह भी हो सकता है विकल्प यह भी हो। कुछ और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सपूत भी लिखा हुआ मिल गया, और जब इनमें द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है तो हमें जवाब भी मिल गया कि सारे के सारे एक जैसे विकल्प हो गए। तो जाहिर सी बात है उपरोक्त सभी या सभी का विलोम या सभी शब्द सही हैं। इस प्रकार के विकल्प को हम चयन कर बैठते हैं। लेकिन कब तक करेंगे? जब तक हमें ये नियम याद नहीं था। अगर आपको इस तथ्य का पता है दोस्तों, अगर आपको इस तथ्य का पता है तो इस स्थिति में, इस तथ्य का पता है तो इस स्थिति में आप केवल और केवल कौन से शब्द का चयन करोगे? तद्भव का विलोम तद्भव होगा। तद्भव का विलोम तद्भव होगा। जैसा अभी अभी हमने जाना कि तत्सम का विलोम तत्सम होगा, उसी प्रकार से तद्भव का विलोम तद्भव होगा। कपूत सपूत, कपूत का विलोम क्या होगा? सपूत होगा। समझ में आया दोस्तों? ये बहुत अच्छी सी ध्यान रखने वाली दोनों बातें थी। हिंदी में विद्यार्थी बस इसी में चकमा खा जाते हैं, इसी में गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि तत्सम और तद्भव दोनों का मतलब तो एक जैसा ही है। तो हम क्या करते हैं, परीक्षक हमें भ्रमित करने के लिए तत्सम शब्द प्रश्न में देकर के विकल्प में तद्भव का विलोम दे देता है, या फिर तद्भव शब्द प्रश्न में देकर के विलोम में तत्सम शब्द रख देता है। लेकिन हमें चयन करना है तत्सम का विलोम तत्सम में होगा, तद्भव का विलोम तद्भव में होगा। विशेषण का विलोम विशेषण में होता है। जैसे गोरा रंग से विशेषण से लिया जा रहा है तो गोरा, काला, लाल, पीला। इस प्रकार से कहने का मतलब विशेषण का विलोम विशेषण में होगा।
सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा, मेरा तो तेरा। मेरा तो मोहन का नहीं कहेंगे, मेरा और मोहन का। अगर मोहन का होता तो यहाँ भी राम का होता, मेरा तेरा, हमारा तुम्हारा। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है, ऐसे समझिए कि संज्ञा का संज्ञा में, संज्ञा का संज्ञा में। दूसरा सर्वनाम का सर्वनाम होगा। सर्वनाम का विलोम भी क्या होगा? सर्वनाम। विशेषण का विलोम भी क्या होगा दोस्तों? विशेषण। विशेषण का विलोम भी क्या होगा? विशेषण होगा। विशेषण का क्या होगा? विशेषण होगा। मेरे कहने का आशय यही हुआ कि तत्सम का विलोम जैसे तत्सम होता है, तद्भव का विलोम तद्भव होता है, संज्ञा शब्द का विलोम संज्ञा शब्द होगा, सर्वनाम शब्द का विलोम सर्वनाम शब्द होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा। यह बात आपके समझ में आ चुकी। हम अब कतिपय, ये तो केवल विलोम शब्द से, इस बिंदु से संबंधित बात थी। विलोम शब्द बिंदु संबंधित वार्ता यह थी कि विलोम शब्द किसे कहा जाएगा, इसकी परिभाषा क्या होती है। इसके बाद हमने अगले क्रम में जाना क्या इसके प्रश्नों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में, और शर्तों के बारे में जानने में हमें पहली चीज़ पता लगी क्या, कि तत्सम का विलोम तत्सम होता है, तत्सम का विलोम तत्सम होता है। अगली बात हमें पता चली क्या, तद्भव का विलोम तद्भव होगा। और उसी के साथ साथ इससे संबंध रखने वाले कुछ और तथ्यों से हमने परिचय प्राप्त किया क्या, जैसे संज्ञा शब्द का विलोम क्या होता है, संज्ञा शब्द ही होता है। सर्वनाम शब्द का विलोम क्या होता है, सर्वनाम शब्द ही होता है। विशेषण का विलोम क्या होता है, विशेषण ही होता है। ये थी आपके क्या, विशेषण विलोम शब्द और इसकी परिभाषा तथा इसके प्रश्नों के प्रकार से संबंधित बातें। अब बात आती है विलोम शब्द कैसे बनते हैं। विलोम शब्द बनाते समय या विलोम शब्द का चयन करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, हम बात करते हैं विलोम शब्दों के संदर्भ में। देखो, उपसर्ग लगाकर बनने वाले विलोम, अर्थात आपको कोई शब्द दिया जाता है और आपको उससे क्या करना है, विलोम शब्द बनाना है। तो विलोम शब्द बनाने के लिए आप क्या करते हो, उपसर्ग का प्रयोग करके भी विलोम शब्द का निर्माण कर सकते हो। उपसर्ग का प्रयोग करके भी विलोम शब्द का निर्माण कर सकते हो। जैसे हमें शब्द दे दिया गया, क्या दे दिया गया, चल। शब्द क्या दे दिया गया, चल। विलोम शब्द बनाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए उपसर्ग लगा के अचल। क्या लिख सकते हैं, अचल। क्या लिख सकते हैं, अचल। चल यानी गतिशील, अचल यानी स्थिर। समझ में आया। अब स्थिर का विलोम गतिशील होगा। स्थिर का विलोम, स्थिर का विलोम चल नहीं लिख सकते, गतिशील का विलोम अचल नहीं लिख सकते। कुछ समझ में आ रहा है। यहां पर यदि स्थिर होता तो स्थिर में आप किसको लेते, गतिशील को लेते। किसको लेते दोस्तों, गतिशील को लेते। किसको लेते, गतिशील को लेते। और यदि गतिशील दिया हुआ है तो किसको लेते, स्थिर को लेते। चल का अचल, अचल का चल। क्लियर। आगे देखो, क्षर। क्षर तो अक्षर। क्षर का विलोम क्या हो गया दोस्तों, अक्षर। क्षर का विलोम क्या होता है, अक्षर। क्षर यानी भंग होने वाला, टूटने वाला। अक्षर वो जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। अभिज्ञ, अभिज्ञ तो इसका क्या हो जाता है, अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। एक और आता है इसमें, अज्ञ। क्या आता है, अज्ञ यानी अनजान। एक आता है फिर सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। कुछ नहीं जानने वाला, सब कुछ जानने वाला है। जैसे कीर्ति है, कीर्ति यानी बड़ाई। कीर्ति यानी बड़ाई। तो कीर्ति का क्या लिख देंगे दोस्तों, अपकीर्ति। क्या लिख जाएगा, अपकीर्ति। कीर्ति का क्या हो जाएगा, अपकीर्ति। अर्थात हम उपसर्ग लगा करके विलोम शब्द बना रहे हैं। दशा है, दशा। तो दशा को क्या बनाएंगे, दशा से क्या बनेगा दोस्तों, दशा से आपका बन जाएगा दुर्दशा। क्या बन जाएगा, दुर्दशा है। दशा से क्या बन जाएगा, दुर्दशा। दुर यानी बुरी दशा, दुर प्लस दशा, दुर प्लस दशा। तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, दुर्दशा। शब्द क्या बन जाएगा, दुर्दशा है। जैसे तृष्णा, वितृष्णा। वितृष्णा, तृष्णा क्या हो जाएगा, वितृष्णा। तृष्णा क्या हो जाएगा, वितृष्णा।
देश से परदेश। शब्द देखो कैसे बना है, शब्द लिखा हुआ है देश, तो क्या लिखोगे, परदेश। क्या लिखोगे, परदेश। शब्द देश का क्या लिखोगे, परदेश। अब आपको देश नहीं दिया, शब्द क्या दे दिया, देसी, तो विलोम में क्या लिख देंगे, विलोम में क्या लिख देंगे दोस्तों, परदेसी। क्या लिख देंगे, परदेसी। क्रिया, क्रिया के बदले क्या होती है, कुछ कार्य किया उसका रिफ्लेक्शन, उसका क्या हो जाता है, क्रिया की प्रतिक्रिया। क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया है। और देखो यही बात समाप्त नहीं होती है, अगला तथ्य जानो। देखो है उपसर्ग, एक तो हमने क्या जाना, उपसर्ग लगाकर, यहां हमने उपसर्ग जोड़ा है, यहां तो हमने क्या जोड़ा, उपसर्ग जोड़ा है। और अगली बात क्या आ रही है दोस्तों, उपसर्ग को बदल देंगे, हैं, उपसर्ग को बदल देंगे। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया था, सुपुत्र कुपुत्र, सु की जगह कु कर दिया, कपूत का सपूत, स कर दिया है। जैसे शब्द है सजीव, तो सजीव का क्या हो जाएगा, निर, स में क्या जोड़ेंगे, निर, तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, निर्जीव। उपसर्ग को बदलने से अगर हम बनाएंगे तो उपसर्ग को बदल कर हम क्या क्या लिखेंगे, सजीव से क्या बना देंगे, निर्जीव बना देंगे, हैं, सजीव से क्या बना देंगे दोस्तों, निर्जीव बना देंगे, निर्जीव। तो यहाँ पर निर उपसर्ग का प्रयोग कर लिया, निर उपसर्ग का प्रयोग कर लिया, निर प्लस जीव, निर प्लस जीव, शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, निर्जीव। क्या बन जाएगा, निर्जीव। सुरीति, सुपुत्र कुपुत्र, सुरीति कुरीति, सुरीति का कुरीति, सुरीति का कुरीति। सुबोध, सुबोध, अब सुबोध में आप इसको दुर्बोध भी ले सकते हो दोस्तों, हैं, और कुबोध भी ले सकते हो। सही होता है क्या, दुर्बोध, सही क्या होता है, दुर्बोध, दुर्बोध है। अनुराग, अब देखो मूल शब्द क्या है यहाँ पर, राग, राग का अर्थ होता है दोस्तों प्रेम, राग का अर्थ क्या होता है, प्रेम। यदा कदा अर्थ हम यह भी लेते हैं, क्या, लगाव, क्या लेते हैं, लगाव। राग के साथ साथ ही क्या बोलते हैं, अनुराग। यहाँ भी अनुराग का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, प्रेम ही होता है। अनुराग का मतलब भी क्या होता है, प्रेम, अर्थात वही लगाव। तो वही वाली बात, लगाव का अगर विलोम बनाना हो तो लगाव का हम विलोम क्या लिखेंगे भाई, वी लगाव। क्या लिखेंगे, वी लगाव या ए लगाव, वी लगाव या ए लगाव। तो यहाँ पर अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग। क्या हो जाएगा दोस्तों, विराग। विराग से ही क्या बना है, वैराग्य। विराग, विराग में अगर ये जोड़ देंगे, विराग में अगर ये जोड़ देंगे तो शब्द क्या बनता है दोस्तों, वैराग्य। यह है आपके विशेष प्रत्यय का भी उदाहरण मैंने आपको रख दिया है। जोड़ जोड़ के पढ़ो सारी चीज़ें। इस शब्द से संबंधित जुड़ने वाले सारे प्रश्नों की चर्चा मैंने कर ली। राग शब्द, राग में अनु उपसर्ग जोड़ा, अनु उपसर्ग के साथ राग शब्द जोड़ने से तो क्या बना दोस्तों, अनुराग। क्या बना, अनुराग। अनुराग, राग का अर्थ क्या था, प्रेम, प्रेम या लगाव। लगाव का विलोम क्या लगेंगे, वी लगाव। उपसर्ग क्या जोड़ा, वी। आप चाहो तो ए जोड़ करके भी बना सकते हो, ए लगाव। लगाव यानी कि जुड़ना, ए लगाव मतलब लगाव नहीं है, जुड़ना नहीं है। फिर राग से साथ में प्रेम के संदर्भ में क्या ले लिया, अनुराग। अनुराग का मतलब भी क्या होता है, प्रीत या प्रेम, प्रीत या प्रेम। अब प्रेम, अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, विराग। विराग में अगर ये क्या जोड़ा है दोस्तों मैंने, विशेष प्रत्यय। बिल्कुल दोस्तों, अगर विलोम शब्द पढ़ के ही सुनाने होते तो अब तक हम 200 विलोम शब्द पढ़ चुके होते। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि प्रश्न कहाँ कहाँ से किस तरीके का बन जाता है, ये चीज़ें हमें समझनी है। विराग शब्द अनुराग का विलोम हो गया। विराग में यदि ये जोड़ना है, ये क्या है दोस्तों, विशेष प्रत्यय। यह क्या है, विशेष प्रत्यय। विशेष प्रत्ययों की संख्या कुल कितनी है, 8। इन 8 विशेष प्रत्ययों में हम पढ़ते हैं कि यदि 8 के 8 प्रत्ययों में से कोई सा भी प्रत्यय यदि जोड़ दिया जाता है, 8 के 8 प्रत्ययों में से कोई सा भी यदि प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, और 8 प्रत्यय कौन कौन से हैं, ए, ई, दीर्घ ई, य, एय, इक, अयन, आयन। तो ये 8 प्रत्ययों में से कोई सा भी प्रत्यय यदि दोस्तों जोड़ दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में आप मूल शब्द के प्रथम वर्ण में जुड़े स्वर को बदल देंगे
और मूल शब्द में जुड़ा प्रथम स्वर बदल जाता है। जैसे यहाँ लघु ई था, ये जैसे यहाँ लघु ई था तो लघु ई के स्थान पर क्या बन गया, आई बन गया। लघु ई के स्थान पर क्या बन गया, आई। यहाँ पर ई था, ई की जगह हमने क्या बना लिया दोस्तों, आई बना दिया। ई के स्थान पर हमने क्या बना दिया दोस्तों, आई बना दिया, आई। तो इस प्रकार से भी आपको यह ध्यान रखना है कि विशेष प्रत्ययों के योग से, विशेष प्रत्ययों के योग से एक की जगह क्या बनता है, आ। एक की जगह तो क्या बनता है, आ बनता है। क्या बनता है, आ। यदि लघु ई हो, दीर्घ ई हो या ए हो तो इनके स्थान पर क्या बनता है, आई। क्या बनता है, आई। यदि ऊ हो, दीर्घ ऊ हो या ओ हो गुण स्वर, तो इन सब के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर औ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा दोस्तों, औ लिखा जाता है। और यदि री लिखा हुआ हो, और यदि री लिखा हुआ हो तो री के स्थान पर हम क्या लिख देंगे दोस्तों, तो री के स्थान पर हो जाता है आपका आर। री के स्थान पर अगर आपसे पूछा जाए तो री के स्थान पर क्या लिख देंगे दोस्तों, आर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। इस संदर्भ में हम बात कर चुके हैं। आगे बढ़ो। शब्द है उत्कर्ष, शब्द है उत्कर्ष। इसका विलोम होता है दोस्तों अपकर्ष। इसका विलोम क्या होता है, अपकर्ष है। विभव, देखो शब्द बना है विभव किससे, वियोग भव। तत्सम का है, तत्सम के विलोम में तत्सम जाएगा। एक उपसर्ग आपको मैंने पढ़ाया था परा, शब्द क्या बनेगा, पराभव। प्र प्रा आता है, प्र प्रा प्रति, तो परा उपसर्ग पराभव। विभव, विभव का क्या होगा, पराभव है। विभव का क्या होगा, पराभव। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है, निकृष्ट। उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, निकृष्ट। बहुत अच्छा, बहुत बुरा है। उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, अंत, आंतरिक रंग, आंतरिक रंग, तो बहिरंग। अंतरंग का विलोम क्या होगा दोस्तों, बहिरंग। क्या होगा, बहिरंग होगा। अंतरंग का विलोम क्या होगा, बहिरंग होगा। एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस बात को, बहुत अच्छे से इस बात को समझिए। क्या कि जब भी आप उपसर्ग लगाकर प्रत्यय बनाएं या उपसर्ग के बदलने से प्रत्यय बनाएं, आपको ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखना है कि दिया गया शब्द अगर तत्सम है तो बनने वाला रूप भी तत्सम ही होना चाहिए। यदि दिया गया शब्द तद्भव है तो बनने वाला रूप भी हमारा तद्भव ही होना चाहिए। आप शब्द को तत्सम के विलोम में तद्भव और तद्भव के विलोम में तत्सम नहीं ले सकते। चलते हैं अगली बात पर। अगली बात देखो दोस्तों, है लिंग परिवर्तन से, लिंग के परिवर्तन से भी विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे सर्वविदित होता है लड़का, विलोम क्या लिखेंगे, लड़की। अब ध्यान दो, अब हम इसको वचन बदलें, वचन बदलें। जैसे लड़का का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लड़के। लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के। तो अब इसके विलोम में आप ये नहीं ले सकते, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक कारण है। आपको इसी के साथ एक चीज और जोड़ लेनी है। क्या, एक वचन का विलोम एक वचन में, एक वचन का विलोम एक वचन में, ये शर्तें हैं दोस्तों, ये शर्तें हैं। वो शब्द आया इससे रिलेटेड बात है, बता रहा हूं। बहुवचन का विलोम बहुवचन का विलोम बहुवचन में, कहने का आशय क्या है, कहने का आशय समझो। मेरे कहने का आशय यह है, अगर आपको प्रश्न में लड़का शब्द मूल रूप में दिया हुआ है और आपसे विलोम पूछ लिया जाए, अगर आपको लड़का शब्द प्रश्न में दिया हुआ है और मूल रूप में आपको विलोम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिए, लड़का शब्द यदि एक वचन में है और अगर इसके विलोम में विकल्प में आपको लड़कियां लिखा हुआ मिल रहा हो, क्या मिल रहा हो, लड़कियां लिखा हुआ मिल रहा हो, तो लड़का का विलोम लड़कियां नहीं होगा। लड़का का विलोम लड़कियां नहीं होगा। पुनः सुन लीजिए, एक वचन लड़का तो विलोम भी एक वचन लड़की। यहाँ लड़के बहुवचन है, लड़के शब्द का अगर आपको विलोम पूछते हैं
तो आप लड़की नहीं करोगे, उस समय सही कौन सा होगा, लड़कियां। ऐसे ही जैसे आ जाता है शब्द छात्र, तो विलोम में क्या लेंगे, छात्रा। क्या लेंगे, छात्रा। लेकिन यदि आ जाए छात्राएं, क्या आ जाए, छात्राएं। अब आता है विलोम क्या लिखें, छात्राएं का विलोम क्या होता है। तो दोस्तों यहां पर विलोम में तो आप छात्र लिखोगे, लेकिन इस छात्र का अगर आपको अर्थ पूछा जाए, वाक्य यदि प्रयोग किया जाए, तो इसे आप किस में गिनोगे, बहुवचन में गिनोगे। किस में गिनोगे, बहुवचन में गिनोगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन बहुवचन दोनों में एक जैसे होते हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे होते हैं। जैसे कक्षा में छात्र बैठा है, अगर वाक्य दिख रहा है कक्षा में छात्र बैठा है, इसका मतलब यहां पर क्या है दोस्तों, एक वचन। क्या है, एक वचन। लेकिन वाक्य यदि आपको मिल जाए कक्षा में छात्र बैठे हैं, बैठे हैं, अब ध्यान दो, छात्र बैठा है एक है, छात्र बैठे हैं, छात्र छात्री ही था, छात्र यहाँ एक वचन है, लेकिन यहाँ पर छात्र क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुवचन हो जाएगा। अरे भाई विलोम को रटना उद्देश्य नहीं है हमारा। विलोम का मतलब यह है कि विलोम से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उन पर हम चर्चा करने के लिए ही तो इनको हम उदाहरणों की चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमें इनके विलोम में जो रहस्यात्मक तथ्य, रहस्यात्मक पहलू जो छुपे हुए हैं, उनका भी पता चल पाए कि कहना क्या चाहा है। आगे देखो, हैं आगे शब्द आया आपका पशु पक्षियों के नाम आ जाते हैं, पशु पक्षियों के नाम आए। जैसे आया मोर, तो सबको पता है इसका तो क्या हो जाएगा, मोरनी। मोर का विलोम क्या लिखेंगे, मोरनी। मोर का विलोम क्या लिख देंगे दोस्तों, मोरनी लिख देंगे। मोर का विलोम क्या लिख देंगे, मोरनी लिख देंगे, हैं। लेकिन अब एक ध्यान रखने वाली बात आ रही है। जैसे सेठ का सेठानी, सेठ का सेठानी, है। कवि, कवि शब्द का विलोम, ध्यान देना, कवि शब्द का विलोम पूछा गया है। कवि शब्द का विलोम ऐसा लिखा हुआ मिलता है, कवि शब्द का विलोम ऐसा लिखा हुआ मिलता है। और यह कहाँ पूछता है, शुद्ध वर्तनी में पूछता है। कहाँ पूछता है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी में पूछता है। ध्यान रखना, मैंने यह विलोम में लिया। विलोम में लेने का उद्देश्य क्या है, विलोम में लेने का उद्देश्य यह नहीं कि आपको मैं कवि शब्द के वास्तविक विलोम से परिचित करा दूं। कवि शब्द को यहाँ लेने का उद्देश्य यह है कि कवि शब्द के विलोम से संबंधित प्रश्न कहाँ पूछा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कहाँ पर, शुद्ध वर्तनी में। क्योंकि कवि का तो हम कवि मान लेते हैं। ये देखो विलोम कैसे चुनते हैं हम, कि देखो कवि का तो कवि लिखा हुआ है ही, यहाँ से यहाँ तक, कै वै पे लघु ई, कै वै पे लघु ई, आगे जोड़ दिया क्या, यित्री। क्या जोड़ दिया, यित्री जोड़ दिया। फिर दूसरा विकल्प हमें क्या मिलता है, इसी से संबंधित दूसरा विकल्प यहाँ मैं लिख रहा हूँ, कव कवि यत्री। क्या मिलता है दोस्तों, कवि यत्री। हम ये सोच लेते हैं कि ये तो एज इट इज रहेगा और आगे यत्री जुड़ता है। क्या जुड़ता है, यत्री जुड़ता है। तीसरा विकल्प हमें लिख देता है कवि और आगे त्री जोड़ देता है, कवित्री। कवि का कवित्री। जैसे नेता का विलोम, जैसे अगर आपको पूछा जाए नेता, तो नेता का विलोम क्या होता है, नेत्री। नेता का विलोम क्या होता है, नेत्री। क्या होता है, नेत्री। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए अभिनेता, तो अभिनेता का विलोम आप क्या बताते हो, अभिनेत्री। क्या बताते हो दोस्तों, अभिनेत्री बताते हो। यही वाली बात यहाँ भी आ रही है, क्या कि जब कवित्री, कवियत्री या कवित्री दिया जाए तो आपको वह विलोम नहीं पूछ रहा। मैं पुनः कह देता हूँ, जब सिलेबस में एक से ज़्यादा बिंदुओं को कंबाइंड करके प्रश्न पूछा जाता है, उस समय परीक्षक बहुत दिमाग लगाता है। वह ऐसा प्रश्न पूछता है कि एक एक प्रश्न में दो दो बिंदुओं या तीन तीन बिंदुओं का समागम कर सके। अगर आपको कवि शब्द का विलोम पूछ रहा है और ऐसे विकल्प दे रहा है, तो निश्चित रूप से उसका उद्देश्य यहाँ केवल विलोम पूछना नहीं, उसके यहाँ दो उद्देश्य हैं। एक तो वह इसका विलोम तो जानना ही चाहता है, साथ में वह यह भी जानना चाहेगा कि देखें विद्यार्थी को
शुद्ध वर्तनी या शब्द शुद्धि का भी ज्ञान है क्या। दोस्तों मैंने आपके समक्ष 3 प्रकार के शब्द लिखे हैं, जबकि वर्तनी की दृष्टि से तीनों ही क्या हैं, अशुद्ध हैं। तीनों ही क्या हैं, अशुद्ध हैं शब्द। ये तो सर हमने सोचा ही नहीं, बिल्कुल यही तो सोचना है। कवियत्री, कवि का जो विलोम होगा वह क्या होगा, कवि का जो विलोम होगा वह होगा दोस्तों कवयित्री। क्या होगा, कवयित्री होगा। क्या होगा, कवयित्री। कवयित्री, ये चीज़ ध्यान रखने की है। कवि का विलोम क्या होगा, कवयित्री होगा। यहाँ तक समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कवि शब्द में कवयित्री भी नहीं होता, कवियत्री भी नहीं होता, कवित्री भी नहीं होता। क्या होता है, कवयित्री होता है, कवयित्री। यह इसका सही विलोम होगा। इसके सही विलोम की बात की जाए तो कवि शब्द का सही विलोम क्या है, कवयित्री। ये सब के शब्द किस में पूछता है आपको, शुद्ध वर्तनी में। प्रश्न 1, विकल्प चारों दे दिए। विद्यार्थी में देखो दिमाग क्या लगाते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, सेठ सेठानी ठाकुर ठकराइन है, चौधरी चौधराइन, कवि कवित्री। ये लो पढ़ के चला गया, कवि का विलोम क्या होता है, कवयित्री। अब उसने ये नहीं सोचा कि कवयित्री शुद्ध कौन सा होता है। विकल्प में चारों मिल गए, कवयित्री, कवियत्री, कवित्री, कवयित्री। अब क्या करें, अब उसने विलोम थोड़ी पूछा है आपसे। अरे भाई उसने विलोम पूछा ही नहीं, उसने तो विलोम नहीं पूछा, उसने शब्द शुद्धि पूछ ली। क्या पूछ ली दोस्तों, शब्द शुद्धि पूछ ली। शुद्ध वर्तनी का ज्ञान उसने जानना चाहा है कि वास्तव में विद्यार्थी ने यह चीज़ सीखी भी है या नहीं सीखी, सीखी भी है या नहीं सीखी। जैसे आगे शब्द है विद्वान। आगे शब्द कौन सा है, विद्वान। बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है इस विद्वान शब्द पे भी, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। देखो विद्वान शब्द के विलोम की बात की जाए, विद्वान शब्द के विलोम की बात की जाए तो यहाँ पर आपको विकल्प में मूर्ख मिल सकता है। मूर्ख मिल सकता है, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। मूर्ख मिल सकता है। आपको क्या मिल सकता है, विदुषी मिल सकता है। क्या मिल सकता है दोस्तों, विदुषी मिल सकता है। अब आप यह कहोगे कि श्रीमान जी हमें मूर्ख तो चीज़ अलग होती है, विदुषी चीज़ अलग होती है। विदुषी स्त्रीलिंग शब्द है, मूर्ख पुल्लिंग शब्द है, माने कौन सा। ध्यान दीजिए दोस्तों, शर्तों में ही यह बात हम लिख लेते हैं। क्या एक शब्द के एक से अधिक विलोम हो सकते हैं। एक शब्द के एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं। एक शब्द के एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं, लेकिन अगर विवाद हो जाता है, दो में से किसी एक का ही चयन करना होता है, तो विलोम के अनुसार मूल शब्द चुना जाएगा। समझना, विवाद स्थिति में विलोम पद के अनुसार अभी बताता हूं क्या कहना चाहा हूं मैं। विलोम पद के अनुसार मूल शब्द चयन होता है। मूल शब्द का चयन होगा। बहुत अच्छे से समझो इस बात को। अब आते हैं हमारे उदाहरण पर। हमारा उदाहरण क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। हमारा उदाहरण कह रहा है कि मेरे पास एक शब्द है विद्वान, इसका विलोम शब्द क्या होगा। और विकल्प में मैंने देखा कि मूर्ख भी लिखा हुआ था, विदुषी भी लिखा हुआ था। आगे ए व ब दोनों नहीं लिया, आगे कुछ दो अन्य विलोम और दे रखे थे। आगे पढ़ने वाला या पढ़ने वाली, इस प्रकार के विलोम और दे रखे थे। अब क्या करें दोस्तों, ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे समझदार का विलोम पूछूं, अगर आपसे मैं समझदार का विलोम पूछूं, तो आप समझदार का क्या बताओगे, मूर्ख बताओगे। अगर मैं आपको चालाक का विलोम पूछूं, तो भी आप क्या लिख दोगे, मूर्ख लिख दोगे। विद्वान का विलोम भी क्या लिख दिया, मूर्ख। इसका मतलब एक शब्द के एक से ज़्यादा विलोम तो हो सकते हैं, लेकिन अब आपको बहुत में से एक का चयन करना हो, बहुपदों में से एक का चयन करना हो, तो उस स्थिति में मूल शब्द के अनुसार विलोम नहीं, बल्कि विलोम पद के अनुसार मूल पे आओ। कहने का मतलब, यदि आपको सोचने का अवसर दिया जाए तो आप मूर्ख के साथ समझदार लिख सकते हो। मूर्ख के साथ समझदार लिख सकते हो। क्या आप मुझे बताओ, विदुषी का
इस विद्वान के अलावा कोई और विलोम होता है क्या? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैंने यही कहना चाहा है कि जब विवाद स्थिति हो जाए, दो में से किसी सिलेक्ट एक चयन करना हो, बहुत सारी किताबों में, गूगल पे भी आप सर्च करोगे, ये लिखा हुआ मिलता है विद्वान का मूर्ख। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर विद्वान का मूर्ख होता है तो जरूरी थोड़ी है कि विद्वान का ही मूर्ख पूछे, आपको यह भी तो पूछ सकता है कि मूर्ख का विलोम क्या होगा। मूर्ख का विलोम क्या होगा? विकल्प में विद्वान दे ही नहीं तो क्या आप प्रश्न को गलत ठहरा दोगे? नहीं ठहरा सकते। लेकिन हाँ, अगर आपको विद्वान का विलोम विदुषी दिया हुआ है, यह 100% सही है, यह 100% सही है। क्यों सही है? क्योंकि विदुषी का विलोम क्या होता है? केवल विद्वान होता है और इसका कोई विकल्प नहीं है। यहाँ तो सविकल्पात्मक हो गए, यहाँ पर तो आपके पास दो ऑप्शन है, मूर्ख भी चुन लो, विदुषी भी चुन लो। समझदार के विलोम में आप मूर्ख चुन रहे हो, मूर्ख के विलोम में समझदार और चालाक समझ रहे हो, हैं बेईमान और वो ईमानदार चुन रहे हो। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जब आपको निर्विकल्पात्मक रूप से दो में से किसी एक का चयन करना हो तो शर्त में मैंने क्या कहा? शर्त को जरा गौर से पढ़ो कि जब विवाद स्थिति उत्पन्न हो तो विलोम पद के अनुसार मूल शब्द का चयन होगा। विलोम पद क्या कह रहा है आपका? विलोम पद यह कह रहा है कि शब्द में विदुषी दिया हुआ है और विद्वान भी, वो मूर्ख भी दिया हुआ है। तो मूर्ख का विलोम विद्वान है और समझदार, दोनों में से कोई एक है, दोनों हैं। विद्वान के विलोम मूर्ख और विदुषी दोनों में से एक है या दोनों हैं। तो ध्यान रखना, अब आपका मैं भ्रम दूर करने जा रहा हूँ कुछ इस तरह से कि जब आपको चुनना हो तो विद्वान के विलोम में तो क्या चुनोगे? विदुषी चुनोगे। विद्वान के विलोम में क्या चुनोगे दोस्तों? विदुषी चुनोगे। और मूर्ख में क्या चुनोगे? समझदार। मूर्ख में क्या चुनोगे दोस्तों? समझदार चुन लोगे। मूर्ख के विलोम में क्या चुन लोगे? समझदार चुन लोगे। अब आप भी समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का आशय क्या है, हैं? मेरे कहने का आशय क्या है? अगला विलोम आ रहा है आपके कौन सा? हाथी। हाथी का विलोम क्या होता है दोस्तों? हथिनी। क्या होता है? हथिनी होता है, हथिनी। लेकिन यदि आपको यहाँ पर हस्ती दिया होता, हैं? क्या दिया होता? हस्ती। तो हस्ती का यहाँ पर आप हथिनी नहीं करते। क्यों दोस्तों? क्योंकि यह तत्सम शब्द है। यह क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है। और तत्सम का विलोम तत्सम ही होता है। तत्सम का विलोम क्या होता है दोस्तों? तत्सम होता है। और तद्भव का विलोम क्या होता है? तद्भव होता है। तत्सम का विलोम तत्सम होगा और तद्भव का विलोम तद्भव होगा। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि हाथी का हथिनी। हस्त, हस्त यानी हाथ। हस्त का तद्भव क्या होता है? हाथ। अब हस्त में क्या जुड़ा है? ई की मात्रा, तो हाथ में भी ई की मात्रा जोड़ देंगे और हाथ में ई की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हाथी। क्या बन जाएगा? हाथी। इस प्रकार से भी आप शब्द संरचना पर भी थोड़ा सा गौर कर सकते हैं। और अंतिम जो विलोम दिया हुआ है वो किसका पूछा? कुत्ता। तो इसका क्या हो जाएगा? कुतिया। क्या हो जाएगा? कुतिया हो जाएगा। यहाँ पर द्वित्व है, यहाँ पर द्वित्व नहीं लिखेंगे। द्वित्व का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर इस कुत्ता शब्द को देख रहे हैं तो कुत्ता शब्द में लिखा हुआ है कु, उसके बाद आदत है, उसके बाद पूरात है। तो तैतय वर्ण दो बार लिख दिया, अर्थात एक समान वर्ण की आवृत्ति हो जाती है। समान वर्ण का दोहरान करना। समान वर्ण का दोहरान करना क्या कहलाता है दोस्तों? द्वित्व कहलाता है। समान वर्ण का दोहरान करना क्या कहलाता है? द्वित्व को कहलाता है। और यदि असमान वर्ण की आवृत्ति हो, और यदि असमान वर्ण, यहाँ पर लिख देता हूँ विशेष लगा के, यह बात भी आपको काम आएगी कहीं ना कहीं, है? असमान वर्ण जोड़कर लिखे जाएं, असमान वर्ण जोड़कर लिखे संयुक्त होते हैं। असमान जोड़कर लिखने पर वो क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। यदि समान वर्ण को लिख दिया जाए, जैसे ले ले, से, उच्च में चे आता है, जैसे
टे आता है, आता है कि नहीं आता है। गद्दा में दे वर्ण आता है, कगज में गे वर्ण आता है, उज्ज्वल में जय वर्ण आता है। तो जब समान वर्ण की आवर्ती हो या समान वर्ण का जब दोहरान होता है दोस्तों, तो उस स्थिति का नाम होता है द्वित्व। उस स्थिति का नाम क्या होता है दोस्तों? द्वित्व होता है। उस स्थिति का नाम क्या होता है? द्वित्व होता है। उस स्थिति का नाम क्या होता है? द्वित्व होता है, द्वित्व। लेकिन यदि आपको असमान वर्ण जोड़कर लिख दिया जाए तो उस स्थिति में आप उनको क्या कहोगे? संयुक्त अक्षर कहोगे। क्या कहोगे उनको? संयुक्त अक्षर कहोगे। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब चलता हूँ मैं अगली बात पर। अब चलते हैं हम अगले तथ्य पर। देखो जरा गौर से। अगला क्या बताया? स्थायी या निश्चित विलोम। स्थायी या निश्चित विलोम, स्थायी विलोम या निश्चित विलोम। स्थायी या निश्चित का मतलब यह हो गया कि जिसके निश्चित विलोम होते हैं, जिसमें न तो कोई उपसर्ग प्रत्यय का मतलब है, न किसी अन्य चीज से लेना देना। न उपसर्ग बदल करके लिखेंगे, न उपसर्ग लगा कर लिखेंगे, न उपसर्ग हटा करके लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। जैसे अवनी है, अवनी से अंबर तक पढ़ते हैं बहुत बार। अवनी अंबर, अवनी अंबर। अंबर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है अनुस्वार के स्थान पर। देखो अनुस्वार के ठीक बाद में क्या लिखा हुआ है? बैवर्ण। याद करना, मैंने एक बार संधि के समय आपको पढ़ाया था। संधि के समय आपको बताया था क्या कि जब अनुस्वार लिखा हुआ होता है तो अनुस्वार का मतलब होता है सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवां। अनुस्वार का मतलब होता है सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवां। अब यहाँ पर सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवां मतलब अनुस्वार के ठीक बाद जो भी वर्ण है। अनुस्वार के ठीक बाद कौन सा वर्ण है? बैवर्ण। बैवर्ण कौन से वर्ग में आता है दोस्तों? बैवर्ण आता है पै वर्ग में। और ये पै वर्ग का कौन सा है? तीसरा। पै वर्ग का कौन सा है? तीसरा। तो इस अनुस्वार का मतलब होगा पै वर्ग का पांचवां। पै वर्ग का पांचवां। और पै वर्ग का पांचवां क्या होगा? मैं। तो आप चाहे तो इस यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर आधा मैं और बै और ले ब्रे भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, अभी अभी मैंने एक बात भी कही थी, आपको याद आ रहा हो तो। अवनी अंबर, लेकिन यहां पर धरती लिखा होता है, धरती लिखा होता तो आप इसका ये नहीं लेते, ये नहीं लेते। धरती का हम क्या लेते फिर? आकाश का लेते, आकाश। फिर आकाश का विलोम आ जाता तो क्या आता? पाताल। आकाश का विलोम क्या आता दोस्तों? पाताल आता। क्या आता? पाताल। ये बहुत सारी रहस्यात्मक चीज़ें हैं। हालांकि किसी किताब में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन गिनती के विलोमों में भी बहुत सारे शब्द आते हैं। बिल्कुल दोस्तों आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। गिनती के विलोमों में सदैव उसका दोगुना उसका विलोम होता है। जैसे 2 का विलोम में 4 लेंगे, 4 के विलोम में 8 लेंगे, 8 के विलोम में 16 लेंगे, 10 के विलोम में 20 लेंगे। यहाँ पर देखो धरती का विलोम क्या होता है? आकाश। और आकाश का विलोम क्या है? पाताल। इसका मतलब यह हुआ कि जो जिसका विलोम है उसका कोई और विलोम है। तो आकाश, पाताल, धरती, आकाश। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये वाली चीज़ें आपको ज़रा ध्यान रखने की है। यह वाली चीज़ें आपको ज़रा ध्यान रखने की है कि हमें जब अवनी अर्थात तत्सम दे तो हमें तत्सम में लिखना है, जब हमें तत्सम में दे तो तत्सम में लिखना है, और तद्भव दे तो तद्भव में लिखना है। तद्भव दे तो तद्भव में लिखना है, और तत्सम दे तो तत्सम में लिखना है दोस्तों। तत्सम में तत्सम और तद्भव में तद्भव लिखना है। अब आता है जैसे अगला शब्द है आरंभ। आरंभ का मतलब वही अंत। आरंभ के विलोम में क्या होता है? अंत। इसी में एक और आता है, ध्यान रखना, आदि। आदि का विलोम भी क्या होता है? अंत। एक शब्द बनता है आद्यंत। पढ़ा है आपने? आद्यंत अर्थात आदि से अंत तक। हम बहुत बार एक लाइन बोलते हैं आदि से अंत तक, अर्थात आरंभ से अंत तक। आरंभ से अंत तक दोस्तों, आदि से अंत का मतलब क्या हुआ? आरंभ से अंत तक। आरंभ से अंत तक है, आरंभ से अंत तक होता है। अब देखो अगला गृहस्थ। गृहस्थ वैसे कौन किसका नाम है? ये आश्रम है। एक व्यक्ति के जीवन के आश्रमों के नाम आ रहे हैं। तो गृहस्थ जो घर में रहते हुए आनंद कर रहा है, तो घर से बाहर निकल जाने को हम कौन से आश्रम में गिनते हैं दोस्तों? गृहस्थ संन्यास। क्या लिखते हैं दोस्तों? संन्यास लिखते हैं, संन्यास।
अगर गृहस्थी होता तो क्या लिखते, सन्यासी। गृहस्थी का क्या हो जाता, सन्यासी। गृहस्थ का क्या हो गया, सन्यास है। योगी तो भोगी, योग करने वाला तो भोग करने वाला, योग भोग, योगी भोगी। योगी का क्या हो जाएगा दोस्तों, भोगी। योग का क्या होता, भोग होता। योग का क्या होता, भोग होता है। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे और आता है जैसे दोस्तों है अभ्यंतर और एक है आंतरिक। शब्द दोनों अलग अलग, विलोम एक है। मैंने अभी अभी आपको बताया था एक शब्द के एक से अधिक विलोम होते हैं। देखो इसका विलोम भी क्या होता है, बाह्य। क्या होता है, बाह्य। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बा है आधा है और ये बाह्य यानी बाहरी। आंतरिक का मतलब आंतरिक, बाहरी, और बाहरी को आप क्या लिखोगे, बाह्य। तो जाहिर सी बात है आपको जैसा शब्द जिस रूप में दिया जाए, आंतरिक रूप से अर्थात बाह्य रूप से, तो आंतरिक या बाह्य, इसका भी प्रभावी विलोम क्या होता है, बाह्य। दोनों शब्दों का विलोम समान है, इनका विलोम समान है। अब आपसे प्रश्न यह पूछा गया, अभ्यंतर का विलोम पूछे तो बाह्य कर दिया, और आंतरिक का विलोम पूछे तो भी आपने बाह्य कर दिया। लेकिन अगर आपको बाह्य का विलोम पूछा जाए, लेकिन यदि आपको बाह्य का विलोम पूछ लिया जाए तो उस स्थिति में आप स्वतंत्र हैं। अब आप स्वतंत्र हैं कि आप अभ्यंतर लिखें या बाह्य लिखें, अभ्यंतर लिखें या आंतरिक लिखें। यह आपकी स्वतंत्रता और आपके विवेक पर निर्भर करता है दोस्तों। जवाब दोनों स्थितियों में दोनों सही हैं। जवाब दोनों स्थितियों में दोनों ही सही हैं। दोनों स्थितियों में दोनों सही हैं। अगला है द्वंद्व है। अगला है द्वंद्व, निर्द्वंद्व है। द्वंद्व का क्या हो जाता है, निर्द्वंद्व, अर्थात बिना किसी द्वंद्व के। बिना किसी द्वंद्व के, द्वंद्व का मतलब तनाव की स्थिति, तो बिना किसी तनाव के, बिना किसी तनाव को क्या कह देंगे दोस्तों, निर्द्वंद्व कह देंगे। क्या कह देंगे, निर्द्वंद्व कह देंगे, बिल्कुल निर्द्वंद्व कह देंगे। एक चीज़ और आती है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दिशाओं के विलोम क्या होंगे। दक्षिण दिशा, वाम दिशा, दायां बायां, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, दायां बायां, दाहिना हाथ बायां हाथ, दायां बायां, दक्षिण वाम, दक्षिणावर्त वामावर्त, दक्षिणावर्त वामावर्त। सुन लीजिए, सब चीज़ें लिखकर नहीं बताई जा सकती हैं। तो दिशाओं के विलोम पूछे तो पूर्व के विलोम में पश्चिम, पश्चिम के विलोम में पूर्व, उत्तर के विलोम में दक्षिण, उत्तर के विलोम में क्या होगा, दक्षिण, और दक्षिण के विलोम में क्या हो जाएगा, उत्तर। अगर इनके मध्य की ओर पूछ ली जाए, अगर इनके मध्य की ओर पूछ ली जाए दोस्तों, इनके मध्य की ओर पूछ ली जाए तो उसका भी मैं बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा अलग रंग से हम लिखें तो इनके मध्य की, देखो ऐसे, ये जिसको आप उत्तर पूर्व कहते हो, दिशा का नाम ईशान, दिशा का नाम क्या है दोस्तों, ईशान है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, नैऋत्य। यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी, नैऋत्य। इधर क्या है दोस्तों, आपकी आग्नेय दिशा। कौन सी दिशा है, आग्नेय। तो आग्नेय के विलोम में दिशा कौन सी होगी, वायव्य। कौन सी होती है, वायव्य। आपके जो 10 दिशाएं हैं, अब सुनना, 10 दिशाएं कौन कौन सी हो गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर ईशान। ईशान के विलोम में क्या होगा, नैऋत्य। आग्नेय के विलोम में क्या होगा, वायव्य। वायव्य के विलोम में क्या हो जाएगा, आग्नेय। ये देखो तो 3, 2, 5 और 3, 8, अर्थात 4 तो मुख्य दिशाएं, 4 इनके मध्य की दिशाएं, 8 दिशा तो ये हो गई, एक आकाश, एक पाताल, अर्थात एक ऊपर और नीचे। ऐसे 10 दिशाएं मानी जाती हैं। तो ये 10 दिशाएं भी एक दूसरे की विलोम हो गई, अर्थात ऊपर विलोम, अर्थात आकाश के विलोम में क्या ले लिया, पाताल है। तो दिशाओं में उत्तर का विलोम दक्षिण, दक्षिण का विलोम उत्तर, पूर्व का पश्चिम, पश्चिम का पूर्व, ईशान का नैऋत्य, नैऋत्य का ईशान, आग्नेय का वायव्य, और वायव्य क्या, आग्नेय। अगली बात, सज्जन कैसे बनता है, ये सतयोग जन, सतयोग जन। जाहिर सी बात है उपसर्ग से बना, उपसर्ग बदल करके लिख दिया, तो क्या लिख दिया, दुर प्लस जन बराबर दुर्जन। वही वाली बात आ रही है, तत्सम का विलोम
तत्सम में, तत्सम का विलोम तत्सम में, तद्भव का विलोम तद्भव में, तत्सम का विलोम तत्सम में और तद्भव का विलोम दोस्तों तद्भव में होता है। तत्सम का विलोम तत्सम और तद्भव का विलोम तद्भव। तो यह जो हमारी चर्चा चल रही है, इन सभी को पढ़ने के बाद, इस सभी प्रकार के वर्णन को देख लेने के बाद, हम जहाँ से आरंभ कर रहे थे मैं पुनः वहीं आपको एक बार ले आऊँगा कि विलोम शब्द होता क्या है। वास्तव में किसी भी शब्द का मूल रूप से एक जैसा अर्थ बताने वाला शब्द क्या कहता है, या विलोम ठीक उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, विलोम कहलाता है। ठीक विपरीत अर्थ बताने वाला, अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाला। उसके बाद हमने कुछ शर्तें जानना चाहा। शर्तों में सबसे पहली शर्त क्या आई कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम होता है, तो तद्भव का विलोम तद्भव होता है। तद्भव के विलोम के बाद अन्य शर्तें क्या आई, संज्ञा शब्द का विलोम संज्ञा शब्द होगा। उसके बाद सर्वनाम शब्द का विलोम सर्वनाम शब्द होता है। उसके बाद एक वचन अगर आपके मूल रूप में है तो विलोम भी एक वचन होगा। यदि बहुवचन आपका मूल शब्द है तो विलोम भी बहुवचन में होगा। एक शब्द के एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं, जैसे अभी अभी आए अभ्यंतर का और आंतरिक का। अभ्यंतर और आंतरिक दोनों में ही हम विलोम क्या ले रहे थे, बाह्य। ऐसे ही विद्वान का भी आता है मूर्ख और विदुषी वाला। लेकिन विवाद की स्थिति में विलोम पद के अनुसार आप मूल शब्द का चयन कर सकते हो। फिर हमने जाने कुछ एक विलोमों के प्रकार जो उपसर्ग लगाने से बने, या उपसर्ग को बदलने से बने, या फिर हम लिंग परिवर्तन करके विलोम बना रहे थे, या फिर आपके स्थायी और निश्चित विलोम थे। तो दोस्तों यह आपकी विलोम शब्द से संबंधित चर्चा थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आई है। फिर भी कोई समस्या शंका रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम फिर मिलेंगे एक नई कक्षा में नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।